इश्क की डोर पार्ट 16। पिछले भाग में हमने देखा तिथि विद्युत की तरफ देख पलकें झपकाती है और सीढ़ी की ओर तेज कदमों से चल पड़ती है। अब आगे तिथि धीमे कदमों से ऊपर कमरे में आती है। कमरे की वो खामोशी, हर चीज़ जैसे आज कुछ कह रही हो। उसकी नज़रें सामने जाती हैं। स्थिति पलंग पर बैठी होती है। स्थिति हाथ में तिथि और अपनी बचपन की फ़ोटो को लिए बेड पर बैठी थी। नम आँखों से स्थिति एक टक उस फोटो को ही देख रही थी। स्थिति को देख तिथि की आंखें भी भर आती है और वो धीरे से स्थिति के पास आती है और बिना कुछ कहे स्थिति को गले लगा लेती है। जैसे ही तिथि की बाहें स्थिति के चारों ओर लिपटती है, स्थिति की आंखों में आंसू तेजी से बहने लगते हैं। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगती हैं। स्थिति तिथि की तरफ देख अपनी पलकों से आंसू पोंछते हुए हल्के से कहती है, हमेशा खुश रहना दी। इतना कहते ही दोनों बहन फिर से और कसकर एक दूसरे को गले लगा लेती है और दोनों की सिसकियां कमरे की खामोशी को तोड़ देती है। नीचे सब इंतजार कर रहे थे पर समझ भी रहे थे कि ये पल कितना नाजुक है। कुछ देर बाद विद्युत धीमे कदमों से ऊपर आता है। कमरे के दरवाजे पर रुक दोनों बहन का प्यार देखता है और प्यारी सी आवाज़ में पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विद्युत की आवाज़ सुन दोनों बहनों की भीगी पलकें उठती है और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हाँ में हिला देती है। विद्युत अंदर आता है और बहनों के पास आकर थोड़ी हल्की फुल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, डोंट वरी स्थिति, तिथि तुमसे मिलने आती रहेगी या फिर तुम कहो तो हम यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। विद्युत की मासूम सी शरारत सुनकर दोनों बहनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। आंखों के कोने भीगे ज़रूर थे पर दिल हल्का हो गया था। इसी बीच नीचे विद्युत की माँ सबको हाथ जोड़कर कहती है, अच्छा हम चलते हैं, जब तक बच्चे आएँ मैं घर जाकर तिथि के वेलकम की तैयारी करती हूँ। और सभी से विदा लेकर निकल पड़ती हैं। फिर कुछ ही देर बाद विद्युत, तिथि और स्थिति तीनों मिलकर सीढ़ियों से नीचे आते हैं। नीचे आते आते तिथि बार बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है। हर कोना, हर दीवार उसकी यादों से भरा था। अब गाड़ी का दरवाज़ा खुला। तिथि गाड़ी में बैठती है। सूर्यवंशी परिवार और अवस्थी परिवार एक दूसरे की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं, अगर कोई भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अथर्व जो स्थिति के पास खड़ा था उसकी भीगी आंखें देखता है और धीरे से अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ा देता है। स्थिति कुछ पलों के लिए उसकी ओर देखती है, फिर वो रुमाल ले लेती है और अपने आंसू पोंछकर धीमे स्वर में हल्का सा थैंक यू कहती है। स्थिति आगे बढ़ एक थाल से सिक्कों की मुट्ठी भरती है और पीछे से तिथि की गाड़ी के ऊपर डालती है। सिक्कों की खनक सुनकर पूरा परिवार कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। ये विदाई की अंतिम रस्म थी। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे अवस्थी मेंशन से रवाना हो जाता है। घर की चौखट पर खड़े सब लोग उन गाड़ियों को जाते हुए देख रहे थे। दिल भारी था मगर आंखों में आशीर्वाद और दुआ थी। और यूं तिथि अपने नए सफर पर निकल पड़ी। गाड़ियों का काफिला अवस्थी मेंशन से विदा लेकर सूर्यवंशी मेंशन की ओर बढ़ चला था। जैसे ही गाड़ियां सूर्यवंशी मेंशन के बड़े से आंगन में दाखिल होने लगी और आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फूट पड़ते हैं, जिनकी जगमगाती रोशनी रात को और भी खास बना देती है। ढोल ताशे की गूंज हवाओं को और भी उत्सव भरा कर देती है। घर की दीवारें, छतें, हर कोना जैसे इस पल का गवाह बन जाता है। तिथि और विद्युत एक साथ गाड़ी से उतरकर चेहरे पर मुस्कान लिए घर की दहलीज पर खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश उन पर होती है। हर पंखुड़ी जैसे इस जोड़े को दुआ दे रही थी। सच में सब कुछ एक उत्सव जैसा ही लग रहा था, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। विद्युत की माँ आरती की थाल में एक धड़कते दिल और भीगी पलकों के साथ तिथि और विद्युत की आरती उतारती है। फूल, मिठाई और चंदन की खुशबू हर दिल को छू रही थी। आरती के बाद विद्युत की माँ हाथों से नए जोड़े की बलाएं लेती है और फिर घर के द्वार पर रखे चावल से भरे कलश की ओर इशारा करती है और कहती है, आओ बेटा, अब इस कलश को स्पर्श कर घर में प्रवेश करो। लेकिन तभी तिथि कुछ पल रुक कर कहती है,
मुझे एक थाली मिलेगी क्या माँ? उसकी बात सुनकर पूरा परिवार थोड़ा हैरान रह जाता है, मगर विद्युत की माँ मुस्कुराते हुए एक थाली मंगवाती है। तिथि कलश के पास जाती है, थाली को धीरे से नीचे रखती है, फिर चावल से भरे कलश को पैर से गिराने के बजाय नीचे झुककर दोनों हाथों से उठाकर थाली में कलश को धीरे धीरे से उलटती है। फिर माँ की आंखों में देखते हुए कहती है, माँ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अन्न को अपने पैर से स्पर्श करके गिरा नहीं सकती। उसकी ये बात सुनकर वहाँ खड़े हर चेहरे पर गर्व और भावुकता की रेखा आ जाती है। विद्युत मन ही मन सोचता है, तिथि की इसी सादगी और समझदारी पर तो मैं मरता हूँ। तिथि ने रस्म भी निभाई और अपने सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ा। तभी विद्युत की दादी मुस्कुराकर कहती है, बेटा इसमें माफ़ी कैसी? ये रस्म इस बात का प्रतीक है कि नई दुल्हन अपने साथ घर में समृद्धि, सुख और खुशहाली लाती है, और हाथों से भी कलश को गिराना उतनी ही शुभता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। दादी की बात सुनकर तिथि हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। अब विद्युत की माँ कहती है, आओ बेटा, इस थाल में अपने पैर रखकर अंदर आओ। तिथि धीरे से कुमकुम से भरी थाली में अपने पैर रखती है और सफ़ेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए घर में प्रवेश करती है। घर की औरतें उस कपड़े को संभाल कर रखती हैं। तिथि के गृह प्रवेश से पूरा घर महक उठा। अब घर के मंदिर में तिथि और विद्युत को दर्शन कराए जाते हैं। वहाँ पर विद्युत की दादी तिथि की कलाई में बड़े प्यारे से उनके खानदानी कंगन पहनाती है और दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देती है, और दादाजी श्रद्धा से श्रीमद् भगवत गीता उन्हें आशीर्वाद के तौर पर देते हैं और कहते हैं, बच्चों, तुम दोनों आज अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा? जीवन के हर मुश्किल सवाल का जवाब भगवत गीता में ज़रूर मिलेगा। तिथि और विद्युत आंखों में आदर और दिल में स्नेह लिए दादा दादी के पैर छूते हैं और फिर परिवार के हर बड़े के चरणों में झुककर आशीर्वाद देते हैं। हर दिल में आज एक नई उम्मीद थी। एक नई बहू आई थी अपने साथ अनगिनत खुशियाँ, संस्कार और प्यार लेकर। सूर्यवंशी मैंशन में अब सबकी दुआएं, सबका प्यार तिथि और विद्युत के नए जीवन के साथ जुड़ गया था। अब दादी मुस्कुराकर कहती है, बस एक आखिरी रस्म और बाकी है। तभी तिथि और विद्युत को आमने सामने बैठाया जाता है। उनके बीच रखा जाता है एक बड़ा सा थाल, जिसमें पानी, दूध, दूब, गुलाब की पंखुड़ियाँ और छोटे छोटे शंख, सीप तैर रहे थे। विद्युत की चाची हाथ में एक अंगूठी लेकर हंसते हुए कहती है, तुम दोनों में से जिसे भी ये अंगूठी मिलेगी वही जीतेगा, और ये रस्म 3 बार होगी। इतना कहकर चाची धीरे से अंगूठी थाल के पानी में मिला देती है। जैसे ही तिथि और विद्युत दोनों पानी में हाथ डालते हैं, चारों तरफ से घर वालों की आवाज़ गूंजने लगती है, विद्युत तुम्हें जीतना है, नहीं नहीं तिथि तुम्हें जीतना है, भाभी जल्दी ढूंढो, भैया आपको ही जीतना है। लेकिन तिथि और विद्युत दोनों की नज़र बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे खेल से ज़्यादा एक दूसरे की मुस्कुराहट मायने रखती हो। पहली बार अंगूठी तिथि के हाथ लगती है। घर वाले ताली बजाते हैं और हंसी टिटोली करते हैं। चाची दूसरी बार अंगूठी डालती है। इस बार अंगूठी विद्युत के हाथ में आ जाती है। फिर भी दोनों की नज़रों में वही टीजिंग सी मुस्कान। अब थी आखिरी और तीसरी बार। सबकी सांसें जैसे थम गई हो। सबके मन में सवाल था, अब कौन जीतेगा? जैसे ही अंगूठी पानी में डाली जाती है, तिथि और विद्युत दोनों के हाथ अंगूठी को एक एक सिरे से एक साथ पकड़ लेते हैं। दोनों एक साथ अंगूठी को ऊपर लेकर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिल गई। ये देख सबके चेहरे पर हैरानी और हंसी छा जाती है। रसिका टीजिंग अंदाज में कहती है, इसमें कौन जीता और कौन हारा? तभी अतर मुस्कुराते हुए कहता है, जहाँ तुम मैं की जगह हम होते हैं, वहाँ सिर्फ प्यार ही जीतता है। अथर की बात सुनकर तिथि और विद्युत एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। फिर विद्युत वह अंगूठी प्यार से तिथि की उंगलियों में पहना देता है। दादी प्यार से कहती है, चलो बच्चों, अब सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। रसिका तिथि और विद्युत को उनके कमरे में ले जाती है। दरवाज़ा खोलकर कहती है, ये है भाभी आपका कमरा। कैसी लगी सजावट? कमरा गुलाब की पंखुड़ियों, मोमबत्तियों और हल्की हल्की रोशनी से और भी ड्रीमी लग रहा था। तभी पीछे से अथर तिथि का सामान गाड़ी से उतारवा कर कमरे में रखवाता है और हंसते हुए कहता है, आज ये सारी डेकोरेशन रश ने खुद की है।
इसलिए अब ये बार बार आप दोनों से यही पूछती रहेगी। और फिर टीजिंग अंदाज में रसिका का हाथ पकड़कर तिथि और विद्युत के कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है, आप लोग आराम करो। अब दरवाज़ा बंद करते हुए अथर्व रसिका से कहता है, मैडम अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मैं भी बहुत थक गया हूँ। और फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। घर के हर कोने में हल्की हल्की खामोशी बस गई थी। तिथि और विद्युत अपने कमरे में आए। थोड़ी देर बात करने के बाद विद्युत फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और तिथि अपने सामान को कबर्ड में जमाने लगती है। अचानक उसकी नज़र पड़ी विद्युत की किताबों की अलमारी पर। तिथि अलमारी के पास जाकर किताबें देखने लगी। वहाँ ज़्यादातर किताबें मेडिकल, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी और रिसोर्स से जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ किताबें थीं जो खुद तिथि की लिखी हुई थी। तिथि ने उनमें से एक किताब को हाथ में उठाया तो अचानक से उस किताब के पन्नों के बीच एक पुराना नोट नीचे गिर जाता है। तिथि थोड़ी हैरानी से वो नोट उठाती है और उस नोट को खोलकर पढ़ने लगती है। मैडम राइटर, ना तुमसे नज़र मिली, ना तुम्हारा दीदार हुआ, बस तुमसे दिल मिला और इश्क बेशुमार हुआ। कब मैं देख पाऊँगा तुम्हें, योर VS इज़ वेटिंग। नोट पढ़कर तिथि के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल जाती है और आंखें नम हो जाती है। उसे याद आता है उसके मेल पर VS नाम से एक मैसेज आया था। तभी तिथि की दिल की धड़कन कहती है, VS मीन्स विद्युत सूर्यवंशी। ओह! उस एहसास से तिथि की आंखें और भी भर आती है और बस उसी नोट को बार बार देखती रहती है। तभी विद्युत वॉशरूम से बाहर आता है। वो तिथि को यूं किताब पकड़े देख हैरान होता है और धीमी मुस्कान से पूछता है, क्या हुआ तिथि? तिथि आंसू भरी आंखों से पूछती है, पहले क्यों नहीं बताया? विद्युत थोड़ी हैरानी से बोला, क्या नहीं बताया? तिथि उसकी आंखों में देखते हुए वो नोट उसकी तरफ बढ़ाती है और धीमे से कहती है कि तुम ही VS हो। विद्युत कुछ पल उसे देखता है, फिर हल्की शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस ऐसे ही। तिथि की मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती है और वो आगे बढ़कर विद्युत को गले लगा लेती है और धीमे से कहती है, वाओ, आई एम टू लकी टू हैव यू, लव यू अ लॉट। विद्युत उसके बालों को छूते हुए धीमे से कान में कहता है, एंड आई एम लकीयर। सुबह की हल्की हल्की रोशनी के साथ सूर्यवंशी हवेली में एक नई सुबह हुई। तिथि जल्दी उठकर घर के सभी लोगों के साथ घर के मंदिर में पूजा करती है। वो सिर पर पल्लू लिए हाथ जोड़कर मंत्र सुनते हुए श्रद्धा से आंखें मूंदे खड़ी थी। पूजा के बाद तिथि अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई घर में गई। उसने सफ़ेद चांदी की हांडी में कश्मीरी केसर और बादाम वाली मीठी खीर बनाई थी। खीर की खुशबू से पूरा घर महक उठा। थोड़ी ही देर में सब बड़े बुजुर्ग, विद्युत और बाकी परिवार के लोग भी डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो गए। तिथि खीर की कटोरियाँ सबको परोसती हैं। सब पहली बार नई बहू का हाथ का बना हुआ स्वाद चखते हैं। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, कमाल की खीर बनाई है। दादाजी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, साक्षात देवी अन्नपूर्णा का वास है तुम्हारे हाथों में तिथि। विद्युत भी हंसकर कहता है, इतनी टेस्टी खीर अब डेली बनानी पड़ेगी। सब तिथि की तारीफ करते हैं और परंपरा के अनुसार दादा, दादी, चाची, माँ और अन्य बुजुर्ग तिथि को पहली रसोई की रस्म के तोहफे और शगुन के पैसे देते हैं। तिथि झुककर सबके पैर छूकर आशीर्वाद देती है और सभी खीर के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। दादाजी ब्रेकफास्ट के बीच में धीरे से कहते हैं, कल रात्रि में रिसेप्शन है, लेडीज़ आप सब लोग टाइम से तैयार हो जाइएगा। सभी महिलाएं आदरपूर्वक हाँ में सिर हिलाती है और मुस्कुराते हुए कल की तैयारी के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ अवस्थी मैंशन में भी रिसेप्शन को लेकर ज़ोरों से तैयारी चल रही थी। आखिरकार ये रिसेप्शन सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट नहीं था, बल्कि दोनों ही परिवारों की इज्जत, उनकी रॉयल विरासत की शान भी दिखानी थी। दोनों ही भारत के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध घरानों में गिने जाते थे, तो सब कुछ परफेक्ट होना ही था। अब आगे क्या होगा? रिसेप्शन में कौन नए लोग आने वाले हैं? क्या होगा सबका रॉयल लुक? क्या रसिका जान पाएगी अथर्व के दिल का हाल? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।